नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो साथियों, एचटेट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और साथ में डाल दिया गया है सिलेबस, जिसको देख के एक बारी के लिए हमारा माथा चक्कर खा चुका है। शायद आपका भी खा चुका होगा। लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। तो देखिए, ज्यादा तो चेंज नहीं हुआ है, मैं ये कह दूं ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अब बस थोड़ा-सा पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। हमारा जो सिलेबस है कॉमर्स के लिए भी, उसके अंदर थोड़ा-सा चेंज ये है कि अब सिलेबस में भी साइको पूछी जाएगी, या यूँ कहा जाए साइकोलॉजी पूछी जाएगी। साइको बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। ठीक है? इसमें कैसा होगा, तो मेरे ख्याल से ये जो आपका यूँ कहा जाए कि भी सब्जेक्ट बेस्ड जो साइकोलॉजी है वो पूछी जाएगी। इसके अंदर जैसे कि भी कभी नेट का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा, तो शायद वहाँ पे आपको पता होगा किस तरीके की साइकोलॉजी है। क्योंकि वहाँ पे मोस्टली आपके सब्जेक्ट में काम आने वाले साइकोलॉजी, जैसे कि भी पूछ लेगा आपको, टीचिंग एड पूछ लेगा कि कोई स्टूडेंट है, उसको कॉमर्स पढ़ा रहे हो आप, तो किस तरीके का उसको एनवायरनमेंट देना होगा, कौन कौन से आपने टीचिंग टूल्स इस्तेमाल करने हैं, बच्चे के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने ट्रीट करना है। फिर बच्चों का ग्रुप किस तरीके से फॉर्म करना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो वो तो चलो एक अलग बात है, उसको देख लेंगे जैसा भी होगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू क्लासेस। ठीक है? देखिए, एस्टेट का जो प्रीवियस ईयर, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं मैंने 2014 के पेपर से उठाए हुए हैं। ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर दे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन। तो मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, सीधी सी बात है, एस्टेट की प्रिपरेशन करनी है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप की तो ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा वास्टेड हो गया है, डिटेल में आ गया है, तो आपको पता ही लग गया कि हाँ, सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अरे, इतना डिटेल सिलेबस जब आप दे रहे हो लेकिन इतने कम टाइम में, तो मेरे हिसाब से इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमको कम से भी कम 2.5 से 3 महीने का टाइम चाहिए। लेकिन फिर भी आपके पास बचा कितना? सिर्फ 1 महीना। 2 दिसंबर को तो पेपर ही है, तो उसके लिए आप हमारा एक कोर्स अवेल कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों जो भी आपका सिलेबस उसको डिटेल क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है? अगर आप एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हो, एक बहुत बढ़िया यूँ कहा जाए स्कोर करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो आइए हमारा एप्लीकेशन एग्जाम पैक्ट अकेडमी जो है कि भी आपका गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और हमारे इस कोर्स को, पीजीटी कॉमर्स को, मात्र 699 रुपये में अवेल करिए और विद इन 1 मंथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे जो अगला जो हमारे पास बात करें, वो सीधे क्वेश्चन ही शुरू हो रहे हैं भाई। जैसे कि भी इधर सबसे पहला क्वेश्चन ये कि साल 2014 के अंदर आया हुआ था। हालांकि अकाउंटिंग पोर्शन हम अपनी क्लासेस के अंदर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? यानी कि जो पार्ट बी है आपके सिलेबस का, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड करा हुआ है। तो जो पार्ट बी हमने अकाउंटिंग का जो हमारे अकॉर्डिंग था कि हाँ ये पूछा जा सकता है, तो एज इट इज जो भी है उसमें से तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो बाकी थोड़ा सा है उसमें चेंजेस देखने को मिले। तो अकाउंटिंग के रिगार्डिंग जो चीज़ें आपकी, वो बिल्कुल सही जा रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस अकाउंटिंग का वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, द डॉक्यूमेंट इन विच इज ए प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। कहते हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी ट्रांजैक्शन का या किसी भी सौदे का एक प्रलेखीय प्रमाण का काम करता है। वारंटी, डिस्काउंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और वाउचर। तो ऑप्शन 4 वाउचर इज द राइट आंसर। क्योंकि वारंटी तो भाई वो चीज होती है ना जो किसी भी चीज को खराब होने पर दी जाती है। भाई अगर खराब हो गई तो उसको ठीक करके देंगे। डिस्काउंट डॉक्यूमेंट तो भैया कि डॉक्यूमेंट मैंने कभी सुना नहीं, बस एम फाइनल ऑप्शन रखा हुआ है। और सिंपल डॉक्यूमेंट तो हर एक कागज डॉक्यूमेंट है भाई, जिसके ऊपर कुछ रिटर्न में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कहना कि ये है तो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4, क्योंकि वाउचर में ही वो क्वालिटी है कि वो किसी भी ट्रांजेक्शन के प्रूफ के रूप में काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका सिद्धांत है, सिद्धांत शब्द का मतलब पूछा गया है इधर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कहता है गाइडेड या गाइडिंग थॉट्स, यानी कि मार्गशील मार्गदर्शक विचार, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है? मार्गदर्शक प्रक्रियाएं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे प्रबंधकों को मार्गदर्शन, बिल्कुल नहीं है। और फिर कहता है मार्गदर्शक नियम, ठीक है, बिल्कुल। देखो, गाइडिंग, गाइडलाइंस, गाइडिंग, गाइडिंग, ये बिल्कुल सही है सभी में। लेकिन लास्ट वाले पॉइंट की वजह से यहाँ पे, क्योंकि देखो जो प्रिंसिपल्स है ना, वो तो एक काइंड ऑफ रूल है ना यार। ठीक है? एक काइंड ऑफ रूल है, एक तरह के नियम है। तो यहाँ पे वो विचार तो नहीं, क्योंकि विचारों को तो हम माने या ना माने हमारी मर्जी है, लेकिन प्रिंसिपल्स को तो हमको फॉलो करना पड़ता है।
प्रोसेस तो प्रिंसिपल तो अपने आप में कहते हैं, देखो भाई ये प्रोसेस नहीं है कि आप एक के बाद एक मान के वो चलोगे, स्टेप टू स्टेप चलोगे, ये तो सबको आपने फॉलो ही करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो सेपरेटली अलग अलग है। और फिर कहते हैं कि गाइडलाइंस फॉर मैनेजर, जी मैनेजर को कुछ नहीं करना है इससे, इसका काम तो ये तो अकाउंटेंट्स को करना है जो भी करना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो रूल्स है भाई, मार्गदर्शक नियम है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि भी हाउ मेनी पार्टीज इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितने पक्षकार होते हैं, 2, 4, 3, 1। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट हमारे पास होता है मेकर, मेकर जिसको सेलर कहते हैं हम लोग, या यूं कहा जाए कि भी ड्रायर कहते हैं। ऑप्शन 2 इसको हम यहाँ पे बायर कहते हैं, ठीक है, या यूं कहा जाए ड्रॉई। तीसरा हमारे पास होता है पेई, जिसको पेमेंट रिसीव होगा, हु रिसीव द पेमेंट। वो पेमेंट रिसीव करने वाला ये पर्सन भी हो सकता है, या कोई बीरर भी हो सकता है, या वो पर्सन जिसको इंडोर्स करा गया है, ठीक है, कोई भी हो सकता है इनमें से, ये ध्यान में रखें। तो 3 पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाय, कहते हैं जो विनिमय पत्र है वो बनाया जाता है किसके द्वारा, डेटर के द्वारा, सेलर के द्वारा, बायर के द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, अब कहता है भाई डेटर, बायर, सेलर, ये चीज थोड़ा सा अजीब लग रही है सर, सारे के सारे एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं। तो हाँ, आप लोगों को भले ही यहाँ पे एक जैसे ऑप्शन लग रहे हो, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर एक अंतर दिखेगा। बोले क्या, कौन सा सर? क्योंकि देखिए ऑप्शन 1 है डेटर, डेटर कौन होता है, क्या आप इसका आंसर कर सकते हो? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कर सकते हो। अगर आपको अभी भी दिमाग में नहीं आया तो डेटर एक पर्सन होता है जिसको आपने उधार में माल बेचा हुआ है, ठीक है, जिसको क्या किया हुआ आपने, उधार में माल बेचा हुआ है। और वो बंदा तो ऐसे मान लो कि भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा नहीं, क्लियर है? तो वो तो नहीं बनाएगा सर, बिल्कुल। तो कौन बनाएगा? उसके बाद आपके सामने है सेलर, ठीक है। जी हाँ, अभी अभी अगर मान लो सर आपकी बात को लेकर चले, तो आपने पिछली स्लाइड पे बोला है कि भी यहाँ पे जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक मेकर होता है जिसको सेलर बोला जाता है, ड्रॉई होता है। तो इसके अंदर जो बात करता है, बोले अब क्या, बोले ये भी बना सकता है सर, तो कौन और? तो इसके अलावा फिर बात करता है, देखिए बायर। तो सर बायर के नाम पे तो लिखा जा सकता है, ठीक है, बायर बनाता तो नहीं है। फिर बात आई क्रेडिटर, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन यही है बाई क्रेडिटर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो क्रेडिटर है वो कौन होता है, उधार में माल बेचने वाला, ठीक है, उधार में माल बेचने वाले, यानी कि जिस पर्सन ने आपको उधार में माल दिया है वो होता है क्रेडिटर। अब मैं अगर सिंपल सेलर बोल के निकल लूं, तो सेलर ने उधार अगर कैश में बेच रखा होता तो वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनेगा? समझ आई बात? तो हमेशा यहाँ पे सेलर लिखा गया था सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ना कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कि वो सैलरी होता है। समझ आई? तो इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को साथ में रखा, ताकि आपको पता लगे कि हाँ, तो मेकर कौन हो सकता है, मेकर को हम यहाँ पे क्रेडिटर, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली हम थोड़ा सा कई बार डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बोले सर ने पहले क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या आ गया, अब कैसे होगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगाइए इधर। जो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए ही क्यों जाते हैं, उधार खरीद फरोख्त को आसान करने के लिए, ठीक है, उधार खरीद को आसान करने के लिए बनाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बोले हाँ जी, बनाया तो जाता है। तो इधर जिसने भी उधार बेचा होगा यार, वो क्रेडिटर ही तो होगा, वही तो बनाएगा बिल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आईसीएआई का मुख्यालय कहाँ है? तो विदाउट टेंशन दिल्ली, ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर हमारे पास दिल्ली में है। अभी दोबारा फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप लोगों का जो एस्टेट का बैच है वो हमारा शुरू हो चुका है, अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस के अंदर हमारा हो चुका है। बाकी और भी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हो रही है, अभी लाइव क्लासेस भी हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज 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 इसको अगर आप एक प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट देना चाहते हो, क्योंकि देखो हमको भी बढ़िया बच्चों की जरूरत है जो बिल्कुल सीरियस हैं, ठीक है, जो अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल सीरियस है। ऐसे स्टूडेंट्स की किसको जरूरत नहीं होती। अगर आप प्रॉपर तरीके से सीरियस है अपने काम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो आप आइए जरूर, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल सी फीस के ऊपर आपको ये कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है।
और एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि महीना सिर्फ एक ही बचा है। नेक्स्ट कहता है कि एक वचन पत्र होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉमिसरी नोट में भी क्या होता है वो, बोले विश्वसनीय, यानी कि मस्ट बी रिलायबल, विश्वसनीय होना चाहिए। प्योरली एक्सेप्टेड, तो विश्वसनीय कह सकते हैं होना चाहिए, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो अलग ही चीज हो गई ना। प्योरली एक्सेप्टेड, हाँ ये होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़िया बात इधर ये कह रहा है भाई ये अनकंडीशनल प्रॉमिस ऑफ पेमेंट है, तो ये सबसे सुटेबल ऑप्शन मुझे लग रहा है, पेबल ऑन डिमांड। देखो ये सब क्वालिटीज इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन सबसे सुटेबल क्वालिटी है ये, ठीक है, सबसे सुटेबल क्वालिटी है ये, तो ये चीज हमारे पास ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, अनकंडीशनल प्रॉमिस ऑफ पेमेंट इसके अंदर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, कहता है हाउ मेनी पार्टीज इन ए प्रोमिसरी नोट, ये सारे के सारे क्वेश्चन साल 2014 के क्वेश्चन पेपर में हैं, ठीक है। कभी आप ये मानो कि सर एमए किसी भी छोटी मोटी बुक से उठा के लेके आ गए हैं, जी नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन 2014 के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं, एचटेट 2014, ठीक है। अगर आपके पास यूं कहा जाएगा भी मटेरियल अवेलेबल है तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कहता है कि भी एक वचन पत्र, तो इसमें कहता है एक बंदा, तीन, दो या चार, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 2% हमारे प्रोमिसरी नोट के अंदर होते हैं। एक होता है हमारे पास मेकर, मेकर यानी कि राइटर कह सकते हैं आप उसको, यानी कि वो पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जिसको प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, यानी कि सेलर। तो यहाँ पे दो ही बंदे होते हैं, इस सेलर को यहाँ पे वापस क्रेडिटर कहा जा सकता है, अभी दिमाग में रख लेना इस बात को, ठीक है। और यूं कहा जाए मेकर को बायर भी कहा जा सकता है, या यूं कहा जाए परचेजर भी कहा जा सकता है। तो ये सब के सब होते हैं, यानी कि दो पार्टी जिसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इन सभी को एक ही नाम से जाना जाएगा भाई, और ये अलग चीज है, ठीक है। दो पार्टी 1 और पार्टी 2, दो ही पार्टी होती। नेक्स्ट, ह्रास एक क्रमिक संकुचन, यानी कि डेप्रिसिएशन इज ए कंटिन्यूइंग डिक्रीमेंट, तो क्या स्थायी संपत्तियों के बाजार मूल्य में, भाई देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपके फिक्स्ड असेट्स है ना, उनके बाजार वैल्यू में, यानी कि मार्केट वैल्यू में कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट है, तो नहीं, ये बाजार वैल्यू में तो, यानी कि मार्केट वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं करता। इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जो आपकी स्थायी संपत्तियां हैं उनकी लागत में, तो यहाँ पे बोले कौन सी लागत में, मैं फिर से सवाल कर लूंगा तो शायद आपके पास भी जवाब नहीं होगा। फिर कहता है इन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ असेट्स, फिक्स्ड वैल्यू का क्या मतलब है इधर, क्योंकि किसी भी असेट्स की जो वैल्यू है ना फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन वो कहाँ पे होगी, ध्यान दे, इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, क्लियर। तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा और हमेशा हम बुक वैल्यू पर चार्ज करते हैं, ठीक है, और ये बुक वैल्यू में ही कमी करता है। नेक्स्ट, कैपिटल इज पूंजी है क्या, असेट्स और लाइबिलिटी, तो नहीं, असेट्स और लाइबिलिटी कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसी को इक्वेशन में रखना चाहूं, असेट्स माइनस लाइबिलिटी कहता है, तो हाँ सही होता। फिर नेक्स्ट, असेट्स विद प्रॉफिट, तो ये कह रहा है कि असेट्स प्लस प्रॉफिट, तो ये तो किसी भी एंगल से सही नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट्स, तो कैपिटल तो कभी भी फिक्स्ड असेट्स होती नहीं, कैपिटल तो उल्टा बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी का काम करती है, तो वो फिक्स्ड असेट्स की कैटेगरी में कैसे आ सकती है। फिर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, तो ऑप्शन 4 यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी कि मालिकों द्वारा लगाई गई पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजस्टमेंट एंट्रीज आर मेड, कि जो समायोजित प्रविष्टियां होती हैं या समायोजित एडजस्ट एंट्रीज होती हैं वो करी जाती हैं कैश बुक में, लेजर में, जर्नल में और स्पेशल बुक में। तो यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, आप देखिए कहाँ पे करी जाती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। तो क्या कैश बुक में होती हैं, बोले सर कैश बुक में तो ऐसा कभी सुनने को मिला नहीं, ध्यान दे। लेजर में, सर लेजर में गलतियां होने के कारण लेजर में हम एंट्रियां थोड़ी ना करते हैं सर, उसमें तो पोस्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल बुक में, बोले स्पेशल बुक सर ये भी स्पेशल बुक है, ये भी स्पेशल बुक है, तो यहाँ पे स्पेशल बुक का क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट, जर्नल में, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, जर्नल के अंदर, क्योंकि किसी भी प्रकार की एंट्री होती है वो मोस्टली जनरल में ही होती है, तो यहाँ पे कहते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारी जर्नल के अंदर करी जाती है। इसी नोट के साथ आज का जो सेशन हमारे पास ये कंप्लीट है, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ प्लीज दोबारा फिर से कहूंगा,
आप हमारे कोर्स को अवेल करें। और यूट्यूब पे अगर आप हमें देख रहे हो फिलहाल, तो यहाँ पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए राम राम।